जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज बात करने वाले हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की। राहुल गांधी अक्सर चर्चा में रहते हैं, मतलब अक्सर नहीं बोले, हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी वो लोगों को हंसा देते हैं, कभी गुदगुदा देते हैं, कभी संसद में आंख मार देते हैं, तो कभी कुछ ना कुछ ऐसा सवाल खड़ा कर देते हैं जिससे लोगों को हंसी आ जाती है। एंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है, बाकी कुछ हो ना हो देश का भला। अब रिसेंटली जो संसद का सत्र चल रहा था, राहुल गांधी ने बड़े सारे सवाल खड़े किए। अब वैसे तो हम सब जानते हैं कि अगर विपक्ष की जिम्मेदारी की बात की जाए तो विपक्ष की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष से कम नहीं होती। देश को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष जिम्मेदार होना, मजबूत होना बड़ा बहुत आवश्यक होता है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष एकदम हिस्टोरिक है, उसका कोई काम ही नहीं है। वो हमेशा वो सवाल, वो काम करता है जो देश का दुश्मन करता है। मतलब मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, आपको सबको लग रहा होगा कि आप मैंने इतनी बड़ी बात राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनके लिए क्यों कह रही। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी जब भी संसद में सवाल उठाते हैं, उनकी जो टोन होती है वो कहीं ना कहीं दुश्मन के सुर में सुर मिलाकर बात करने वाली होती है। जैसे कि अभी उन्होंने रिसेंटली सवाल उठाया और कहा कि जो भारत की इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी रिसेंटली किसने बोला? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया और इंडिया को बोला कि रशिया और इंडिया में टेक डाउन देयर डेड इकोनॉमीज टुगेदर। मतलब कि रशिया, और तो छोड़िए, रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन हम अपने देश की बात करते हैं। भारत को डेड इकोनॉमी बोलता है, जबकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी मजबूत है। और वही सवाल राहुल गांधी रिपीट कर देते। इससे पहले भी आप सबको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी ऑपोजिशन ने बवाल मचाया हुआ था। वो पूरा विवरण चाहते हैं कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर का विवरण दिया जाए, ब्यौरा दिया जाए। यही सब वही सवाल जो पाकिस्तान कर रहा है। अब सवाल ये है कि वही सवाल जो पाकिस्तान उठाता है, जब भी सेना के शौर्य की बात आती है तब भी राहुल गांधी का यही बात आता है कि भाई बताइए कैसे कैसे सेना ने क्या क्या किया, सब कुछ उनको बताया जाए। संसद के अंदर बैठकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं कि सब पूरी सार्वजनिक की जाए। यही सारे सवालों पर बात करेंगे। आखिर राहुल गांधी का सुर कहीं और जाकर कैसे मिल जाता है, इस पर बात करेंगे। उमेश जी से, उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जो राहुल गांधी हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन, बहुत जिम्मेदार बड़े नेता हैं देश के, बहुत ही पॉपुलर युवा नेता हैं। उनकी अक्सर जो टोन है वो कहीं और ही जाकर मिल जाती है। कभी पाकिस्तान में मिल जाती है, कभी अमेरिका में जाकर मिल जाती है। देश के अलावा उनकी टोन सब जगह मिल जाती है। कभी चाइना भी मिल जाती है, कभी यूएस मिल जाती है, कभी पाकिस्तान मिल जाती है। अगर नहीं मिलती उनकी सुर या टोन तो सिर्फ भारत से नहीं मिलती। क्या वजह है देखिए आखिर? देखिए, राहुल गांधी जो है ना, वो एक तरह से माउथपीस बन चुके हैं पाकिस्तान के आईएसआई का, वो चाइना के सीसीपी के और अमेरिकन राष्ट्रपति के। इन्होंने जो बयान दिए हैं, आप ये देखिए, जैसे आपने बोला था कि डेड इकोनॉमी की बात की, तो उन्होंने संसद के बाहर खड़े होके बोलते हैं कि भारत की इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, जबकि विश्व के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की है। 6.5% एब्सोल्युटली। ग्रोथ रेट है। आप वो सोचिए, भारत एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि भारत इज द ग्रोथ इंजन फॉर द वर्ल्ड। सब लोग भारत में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत की ग्रोथ स्टोरी में अपने अपने आप को एनरिच करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये बंदे ऐसे हैं जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो बाहर आके एक तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति के सुर में सुर मिला रहे हैं। आपको बता देता हूँ, इनके जो भाषण होते हैं, इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो हमेशा ऐसे होते हैं कि देश के जो वीर जवान होते हैं, जो हमारी आर्मी है, जिन्होंने एक तरह से अपना जो रण कौशल दिखा के देश को ऑपरेशन सिंदूर में विजय दिलाई, उसको भी उन्होंने बोल दिया कि कि मोदी जी ने अपनी आर्मी को यूज किया अपनी इमेज बढ़ाने के लिए। एक तरह से आप ये देखिए, वो पूछते हैं कि रफाल कितने प्लेन गिरे थे, वो बताइए। यही सवाल पाकिस्तान पूछ रहा है, यही सवाल टर्की पूछ रहा है, यही पर सवाल अजरबैजान पूछ रहा है, यही सवाल अमेरिका पूछ रहा है। अब ऐसी बात है कि आप ये देखिए कि इनको ये पहले ये पूछना चाहिए कि 2008 में इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या करार किया, पहले वो बताइए। देखिए, ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इनके साथ भी शेयर होती है, और ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जाके हमारे दुश्मन के देश है उनके साथ शेयर करते ही होंगे। हमेशा हमने सुना है, ये कितनी बार बाहर जा चुके हैं। अभी बताया जाता है कि कम से कम 50 से ऊपर बार तो ये बाहर जा चुके हैं। इनके कहाँ पे जाके किससे मिलते हैं, क्या प्रोटोकॉल होता है, कोई जानकारी नहीं है देश की। पब्लिक फिगर बनते हैं और एक तरह से देश को अपना एक तरह से पर्सनल फ्यूडम समझते हैं। मतलब वो अपनी एक तरह से, आप ये समझ लीजिए,
संसद में आके बोले कि हमें डिस्कशन अभी करना है, जो कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। और आप ये भी देखिए ना कि देश की जो संसद के अंदर वो बहिष्कार करते हैं, 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया लगता है। 6 दिन तक इन्होंने बहिष्कार किया, देश का वैल्यूएबल टाइम उन्होंने नष्ट किया। कितने बिल्स एक तरह से आपको मालूम है कि पारित होना बाकी है, इंट्रोड्यूस होना बाकी है, डिस्कशन करना बाकी है, उसपे डिस्कशन नहीं करेंगे। जब डिस्कशन होता है भाग जाते हैं, और डिस्कशन जब होता है तब ऐसी बातें करते हैं जिससे कारण उनकी कोई सर ना कुछ भी नहीं होता है। और मोदी जी ने तो उनको पूरा एक तरह से इन्होंने अभी आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी इन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं, वो एक तरह से दुश्मन का जो माउथपीस होते हैं वैसा बिहेव कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने भी उनको क्लियर कट बोल दिया है कि अगर हम स्कैम्स की बात करें, जीप स्कैम, जो उनके दादाजी ने जो दादाजी फिरोज गांधी है, उन्होंने एक्सपोज किया था जवाहरलाल नेहरू से, उधर से स्टार्ट करके हम हेलीकॉप्टर की बात करेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी, तब जाके वो चुप हुए हैं। और ये भी चीज देखिए ना कि अ, आप एक सम्मानित पोस्ट पे हो, आपको एक तरह से देश के डिफेंस फोर्सेस की एक हौसला अफजाई करने की जरूरत है, पर वहीं पे जी। नकारात्मक बातें करके आप दुश्मन का एजेंडा आप भारत के अंदर प्रमोट कर रहे हो। और उनका भाषण को क्लिपिंग्स बना के पाकिस्तान अपने चैनल में चलाता है, और वो भारत के अगेंस्ट बात करता है। ये देश के हिसाब से गद्दारी नहीं है तो क्या है, मेरा ये पूछना है। एक तरह से कांग्रेस ने 60 से 70 साल राज किया देश पे, उनको सारे प्रोटोकॉल्स मालूम है, और इनको एक तरह से देश में प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। इन्हों ये देश को अपने एक तरह से अपनी एक पर्सनल फिefडम मान के चल रहे हैं, एंटाइटल होके आके कुछ भी बकवास करना है करके चले जाते हैं। अब सवाल यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर हम कुछ भी बोल दें, कोई भी सवाल उठा के निकल लें, उसका असर क्या होता है? उसका दायरा आपको नहीं लगता तय करने की आवश्यकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, खासतौर से जब कि आप एक सांसद हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो क्या पद की ज़िम्मेदारी और गरिमा को रखते हुए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका दायरा भी हमें तय करना चाहिए, नॉट फॉर ओनली लीडर्स और पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, बट फॉर एवरीबॉडी ऑल्सो? देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक तरह से ये पद जो होता है कैबिनेट रैंक मिनिस्टर का होता है। इसकी जी। गरिमा बनाए रखने की जरूरत है, लोग इसका अनुसरण भी करते हैं। अब ऐसा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिस हिसाब से जो लैंग्वेज बात कर रहा है, जो भाषा शैली जो यूज कर रहा है, उससे लोगों के अंदर एक तरह से रोष आक्रोश पैदा हो चुका है। और बहुत लोग राहुल गांधी के इस कथनी से नाराज भी है, और उन्हें भी ये समझ में नहीं, बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि क्या ये दुश्मन देश के वॉइस बन चुके हैं क्या, या प्रॉक्सीज हुँ, ऑफ द आवर एनिमीज इन पार्लियामेंट, ऐसी सी बातें आने चालू हो गई है। अंबर जी, एब्सोल्यूट। जी। अंबर जी, ये भी देखिए कि इनको पॉलिटिक्स में ये जो राजनीति है इनको विरासत में मिली है, इनको कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी है। तो इसके लिए ये समझते हैं हम कुछ भी बोल देंगे हम चल पड़ेंगे। इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है। ये अथॉरिटी लेना चाहते हैं विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ भी बोल के निकलना चाहते हैं, और हर जगह अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल का भी एक दायरा होता है, डेकोरम होता है, और कैसे पूछना होता है वो भी मायने करता है। और आपका चाल चलन आपके ऊपर डिफाइन भी करता है कि आप देशभक्ति करोगे क्या नहीं करोगे। आप देखिए, मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे नेताओं को उन्होंने बात करने से मना कर दिया, उनको स्पीकर लिस्ट से हटा दिया, और एक तरह से अपनी एक सांसद को उन्होंने उनसे कहलवाया कि ये ऑपरेशन सिंदूर एक मजाक है, तो तमाशा है। तो आप ये सोचिए, ऐसे इनसेंसिटिव बातें वो कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और राहुल गांधी ने जो विदेशी ट्रिप्स करते हैं उसमें वो क्या करते हैं किसको मालूम। बहुत बार तो वो चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हैं, चाइनीज एम्बेसडर से क्या बातें की, क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। वो देश हमारा बिल्कुल। दुश्मन है, डिक्लेयर्ड दुश्मन है, आपको मालूम है गलवान के बाद। फिर भी बार बार जाके उनसे क्या बात कर रहे हो। आपने बात उसकी रिपोर्ट भारतीय सरकार को दी क्या, आपने क्या चीज किया, इनसे ये सवाल पूछना जरूरी है। बिल्कुल, बड़े सारे सवाल हैं, सवाल तो बहुत सारे पूछने चाहिए, और सवाल तो ये भी है कि आपने इतने लंबे समय देश के ऊपर राज किया, उसके बाद भी देश का क्या हाल है? आज भी आप गरीबी हटाओ का नारा सिर्फ़ किसान, मज़दूर, जवान की बात करते हैं, आपने क्या कुछ कर डाला देश के लिए? ये बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि
ये जो कुछ चल रहा है हमारे देश में, कहीं न कहीं जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, अभी वोटर्स को जो वोटर लिस्ट पे जो बहस जारी है बिहार में, उस पे भी बड़ा बवाल है। उसके पहले ही दूसरे दूसरे राज्य में जब चुनाव हुए थे कर्नाटक और यहाँ-वहाँ, जब वहाँ पे इस तरह की कार्रवाई हुई थी तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब बिहार में हो रही है तो बहुत तकलीफ पहुँच रही है विपक्ष को। देखिए देखिए जब जीतते हैं तब वो ईवीएम पे सवाल नहीं करते। जब ये हारना चालू करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे वो सवाल उठाते हैं। वो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, तब वो एक तरह से सवाल करके देश के अंदर डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहे हैं। हुँ। यहाँ पे लोगों का जो आस्था है, जो उनकी जो फेथ है इन आवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वो अगर डाइल्यूट होता जाता है, देश के अंदर तो डेमोक्रेसी बचेगी नहीं। ये वैसा ही यूक्रेन के अंदर हुआ था। आपको मालूम है 2014 के पहले ज़ेलेंस्की से पहले विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वहाँ पे ऑपोज़िशन ने देश की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था। दे फोर्स्ड विक्टर यानुकोविच टू रिज़ाइन और ज़ेलेंस्की आए और ज़ेलेंस्की ने अब देश को बर्बाद कर दिया। आपको बता देता हूँ कोविड के टाइम पे ये मॉडर्ना और फाइज़र की एक तरह से बैटिंग कर रहे थे, जबकि भारत सरकार कोविशील्ड और कोवैक्सीन बना रही थी। देश के 140 करोड़ की जनता को पूरा 3 डोज़ दिया उन्होंने और उसके बाद 110 कंट्रीज़ में वो एक्स्ट्रा 110 कंट्रीज़ में मोदी सरकार ने वैक्सीन भी भेजी, जिसके कारण भारत को एक तरह से संजीवनी ऑफ द वर्ल्ड, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ऐसे नवाजा गया। आज ये देखिए कि उनको मोदी जी को 27 कंट्रीज में उनको जो हाईएस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर है, उनको नवाजा गया है। कितने गल्फ कंट्रीज ने किया, ऐसे नहीं होता है। राहुल गांधी तो एक तरह से जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनका जो अध्यादेश है वो फाड़ के कैमरा के अंदर फाड़ के अपनी सरकार के अगेंस्ट चले गए थे। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या नहीं बिहेव करना चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैसे करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, फॉलो कैसे करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पूछना चाहिए, कौन से दायरे में पूछना चाहिए, इन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। और ये एक तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के देश का मज़ाक अपना खुद का मज़ाक बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का भी मज़ाक बना रहे हैं और देश में अपना मज़ाक बना के रख चुके हैं। इनसे तो अच्छा आजकल ओवैसी हो चुके हैं, जो एक तरह से क्वेश्चन्स भी पूछ रहे हैं कि भारत को एशिया कप में खेलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि हमने ट्रेड रिलेशंस खराब हम ट्रेड रिलेशन नहीं रख रहे हैं, हम फ्लाइट्स नहीं कर रहे हैं, तो व्हाई आर वी प्लेइंग क्रिकेट? कहीं न कहीं जो ओवैसी को मैं हमेशा उनसे एग्री नहीं करता था, कहीं न कहीं आज मैं उनसे एग्री कर रहा हूँ। तो आज लग रहा है कि और ये भी देखिए, सुप्रिया सुले और कनिमोई जैसे नेता ने पहले बोला कि हम देश को पहले रखना चाहते हैं। कितने सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने मोदी जी की तारीफ की है और ये यहाँ पे आके जिस हिसाब से सरकार को कटघरे में रख के वो ऑपोजिशन जो है वो देश के एनिमीज की बातें वो कर रहे हैं। ये डिफरेंस देखिए। तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि जो देश में एक राजनीतिक तंत्र है, उसको बदलने की अब आवश्यकता है कहीं न कहीं? वैसे तो बदलने का तो क्या ही बोले, बदल गया ही है। जो ये राहुल गांधी या इस जो इन सरीखे पार्टीज़ या नेता हैं, वो आज इर्रेलेवेंट होकर किनारे पे बैठे हैं। लेकिन अब ये भी सवाल है कि विपक्ष को मजबूत होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आखिर ये जो दिक्कत है हमारे देश में जो चल रही है, विपक्ष बड़ा कमज़ोर एकदम सा लागर हो गया है, इसको कैसे ठीक किया जाए? कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए? देखिए, पहले तो कांग्रेस पार्टी में सही तरीके से चुनाव होना ज़रूरी है। वैसे ही समाजवादी पार्टी में होना ज़रूरी है, वैसे ही टीएमसी में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब पार्टियों में इंटर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है। जैसे आपको मालूम है कि बीजेपी का प्रेसिडेंट अभी चुनना बाकी है, उससे पहले सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स को अपॉइंट करेंगे, एक जब चुनावी प्रक्रिया और प्रोसेस होता है। यहाँ पे तो ऐसा है कि नॉमिनेट हो जाता है, एक टोकन कैंडिडेट रख देते हैं और जो भी अगर प्रेसिडेंट भी होता है, वो डायनास्टी के गुणगान गाता है। तो उनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश के खिलाफ वो काम करते हैं, सिर्फ़ उन्हें सत्ता से मतलब है, माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं, देश के अंदर जात-पात और जो भी है कल डिफरेंसेस है, उसको हाइलाइट करते हैं। आप इनकी सरकार को देख लीजिए जो कर्नाटका में कर रही है, सब लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं कि वो जहाँ पे और मिसमैनेजमेंट तो इतना है कि आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, कर्नाटका प्रॉब्लम में आ चुका है, तेलंगाना प्रॉब्लम में आ चुका है। तो ये चीज़ बताती है कि कांग्रेस पार्टी इज़ अनफिट टू रूल द कंट्री। और ये एक और एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, इनके जो टाइज़ है, सोरोस गैंग के साथ है। बताया जाता है कि थोड़े दिन पहले एलेक्स सोरोस की शादी में गए थे और एलेक्स सोरोस ने शादी की है हुमा अबेडिन से। हुमा अबेडिन वो औरत है जिसने
क्लिंटन का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है, हिलरी और बिल क्लिंटन का प्रेसिडेंशियल कैंपेन रन किया, वो पाकिस्तानी मूल की है, एंटी इंडिया है, जिहादी माइंडसेट है और अमेरिका के अंदर जो वहाँ की जो मीडिया है, उसके ऊपर इसकी पकड़ अच्छी है। और बताया जाता है कि भारत के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशन चालू हो गया जिस दिन से मोदी जी ने शपथ ली है। और लास्ट ईयर हमने देखा है कि कैसे अगस्त 5 को शेख हसीना को भागना पड़ा। दिस इज अ वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी टू एंश्योर दैट भारत के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो जाए और इसके कारण राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। दिस इज अ क्लियर कट केस। लेकिन जो सोरोस अंकल सोरोस का जो ये प्लान है वो तो पिछले कई बार से फेल हो रहा है। वो तो काफ़ी खर्च कर चुके हैं मोदी जी को टॉपल डाउन करने के लिए, लेकिन ऐसा हो पा रहा नहीं है। देखिए, और हो चुका था 2024 के लोकसभा इलेक्शन का। अगर आप रिजल्ट देखें, 65 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिसमें बीजेपी 5,000 से 6,000 वोटों से कम से जीती है। अगर वो 65 कॉन्स्टिट्यूएंसी 6,000 वोट अगर आप डालें, 5 लाख 4 से 5 लाख वोट है, अगर वो ऑपोजिशन की तरफ चले जाते तो बीजेपी की टैली 240 नहीं 175 हो जाती। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था जिसके कारण मोदी जी वापस आए हैं। और आप ये देखिए, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे, उसी समय ऑपरेशन महादेव चालू किया और हमने 3 टेररिस्ट को उधर एलिमिनेट कर दिया और एक तरह से बदला ले लिया। उस बदले के लिए भी उनको प्रॉब्लम है। और देखिए, एक सांसद तो जया बच्चन तो ऐसी सांसद है, वो पूछते कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा है। उन्होंने जी, जिस वो हिसाब कहती से है कि भई ऑपरेशन सिंदूर रखकर आपने महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। सिंदूर खोया, आप सिंदूरी नाम लेकर आप भावनाएँ याद कर रहे हैं। ये किस तरह का सवाल है और बड़े अजीब-सा उनका रवैया नज़र आया संसद में। हालाँकि संसद की बात करें, पापाराज़ी के सामने बात करें, इनकी तरह से वो गुस्सा करती हुई, आकड़ती हुई गुस्सैल आंटी बनी रहती है। अब अलग ही उनका चलता है। कुछ लोगों ने बोल दिया कि ट्रम्प के साथ इनको नेगोशिएशन के लिए भेज देना चाहिए। यहाँ तक लोगों ने बोल दिया है कि जिस जी, हिसाब तो से जो इलॉजिकल। जो थोड़ी बहुत बनी-बनाई डील है ना, वो भी खत्म करके आ जाएँगे आंटी। अ, आपकी बात सही है, बट मेरा ये मानना है कि देश के अंदर अगर आप देखा जाए, राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, इन लोगों को एक तरह से ज़मीनी हकीकत से इनको रूबरू होना ज़रूरी है। देश को जोड़ने की ज़रूरत है। कास्ट कॉम्बिनेशन और वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर आने की ज़रूरत है। वो ज़रूरत जी। है अमरजीत, नहीं तो देश आप के अंदर देखते एक। हैं जी, बिल्कुल। आप देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव हम देखते हैं, क्या कुछ असर नज़र आता है। हालाँकि संसद में जब भी सत्र चलता है, बहस होती है या बयान आते हैं जिनके भी, वो सारी चीज़ें देश देखता है और मीडिया उसका प्रसारण करता है, उस पर चर्चा होती है। तो आई एम श्योर देश के ऊपर इन सारी चीज़ों का असर होता है, जब कोई भी बेतुके सवाल उठाता है। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।